स्वागत है आपका आज की हमारे नए क्लास में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की आपकी पहली बुक की यूनिट नंबर 3 का न्यू चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें कई सारे मेथड हैं, एक एक क्लास में बताते जाएंगे और ये चैप्टर हमारा होता जाएगा। तो जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको बता देते हैं इससे पहले तीसरी यूनिट के 3 चैप्टर हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ के नाम से, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर्स देखने हैं डिटेल में तो वहाँ पर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया और साथ में बहुत ईजिली समझाया है ताकि आपके समझ में आ जाए। तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये तो सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा, पुराने वालों को तो सब पता ही है कि जो नोट्स हैं वो आपको मिलते हैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डेप्थ स्टडी भाई जाके सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। वहीं पर सारे नोट्स और पीडीएफ भी वहीं पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। आज की क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखी है। ये पूरी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको कई बार बताया है हमने कि जब भी इस तरीके से d/dx लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन किया गया है। डिफरेंशिएशन का मतलब हिंदी में अवकलन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फंक्शन चल सकता है, y चल सकता है, f चल सकता है, जो भी फंक्शन हो, नीचे जो लिखा होता है वो उसके रिस्पेक्ट में होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या किया गया है, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो क्या है, पहले टर्म में p0 है या p0 जो भी आप पढ़ें, फिर दूसरे टर्म में p1 है, p2 है, इस तरीके से एंड सो ऑन, p3 होगा, p4 होगा, 5 होगा, इस तरीके से pn तक ही जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो एक y फंक्शन दे रखा है, उसका डिफरेंशिएशन किया गया है। पहले n बार किया गया है तो dn y ओवर dxn हो जाएगा। उसके बाद n-1 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा d की पावर n-1 y अपॉन में dx की पावर n-1। इसी तरीके से अगर आप देखते जाएंगे, पहले n बार डिफरेंशिएशन हुआ, फिर n-1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, फिर n-2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब डिफरेंशिएशन जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। उसके बाद अगर हम आपको अगले टर्म की बात बताएं तो आगे n-3 टाइम डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर केवल फंक्शन ही बचेगा। बराबर में क्या लगा दिया है, q है होगा। तो अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन दे रखी होगी तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ पर p1 p2 p3 ये जो दे रखे हैं ये क्या है, तो भाई ये सारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब हो सकता है a b c या कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कांस्टेंट है, यहाँ पर बता दिया हमने लिखकर आपको। अब अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दे तो क्या कोई प्रॉब्लम है, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस जो हमने आपको अभी इक्वेशन लिखकर दिखाई उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब भाई ये कैसे आ गया, तो इसे समझने के लिए ये देख लीजिए, d/dx, ठीक है। d/dx को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D लिख सकते हैं। भाई कैपिटल D का मतलब क्या होता है, एक टाइम डिफरेंशिएशन किया गया मतलब 1 टाइम। इसी तरीके से जैसे कि हम बात करें y, जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं y का तो dy/dx लिखते हैं ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल dy लिख सकते हैं। यानी ये बताता है कैपिटल D कि इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है। अगर आप इस तरीके से भी, पहले तो आपने ये वाला पढ़ा होगा, y के ऊपर डैश लगा देते थे तो ये भी 1 टाइम ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो d/dx है इसकी जगह पर कैपिटल D लिखा जाएगा। कैपिटल D का मतलब है कि 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है। अगर मान लेते 2 टाइम डिफरेंशिएशन है तो इस तरीके से d² लिख देंगे, फिर 3 टाइम है तो 3 ऊपर पावर में 3 लगा देंगे। अगर इसी तरीके से 4 होगा तो पावर में 4 लगा देंगे, मतलब कि d की पावर 4 हो जाएगा, d की पावर 4 अपॉन में dx की पावर 4, इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा और यहाँ तक रखेगा n तक, मतलब अगर n टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, d की पावर n। तो इस वाले स्टेप को हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। कैसे किया, तो अगर आप इसमें देखें तो सारे टर्म में y है, y है, y है सारे टर्म में, तो हम इसको पूरा y हटा के बाहर कॉमन लेके लिख देंगे। अब बची बात, यहाँ पर क्या बचा, d
की पावर n अपॉन में dx की पावर n, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, d की पावर n। तो हमने d की पावर n लिख देंगे, लिखेंगे p नॉट और लिखेंगे d की पावर n, लगाएंगे प्लस p1 है, p1 लिख लिया, फिर y तो बाहर ले लेंगे बाहर, तो ये तो रहेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा टर्म, तो इसको क्या लिख सकते हैं, d की पावर n-1। इसी तरीके से ये वाला टर्म होगा, इसको क्या लिखेंगे, d की पावर n-2। तो ये पूरा टर्म जो है हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, y हमने पूरा बाहर कॉमन ले लिया बराबर में q। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी किस ऑर्डर में, n के ऑर्डर में। इसका मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, n ऑर्डर है। अब ऑर्डर के बारे में तो बता ही चुके हैं, कितनी ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है। मतलब अगर जो इक्वेशन आपको दे रखी है उस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव n है, क्योंकि n-1 उससे कम है, n-2 n-1 से भी कम है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, n है। तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा इस इक्वेशन का। तो ये इक्वेशन हमने कुछ इस तरीके से लिखी, ये पूरे टर्म को हटाकर क्या लिख दिया, एफ डी लिख दिया। एफ क्या है, ये फंक्शन है, और ब्रैकेट में बाहर जो y चल रहा था वैसे रहने दिया, q जो चल रहा था वो भी वैसे रहने दिया। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इज कॉल्ड LDE ऑफ ऑर्डर n, मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। इतनी बात समझ में आई, कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस अगर आपको कहीं पर ऐसा फंक्शन मिले दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी इसकी पावर कितनी है, n। तो आई होप इतनी बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्या बात करेंगे, यहाँ पर आपने ये तो पहचान लिया कि ये क्या है, LDE मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगले टर्म में आपको क्या करना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए पुट करना होगा d की जगह पर m, यानी कि जो आपका d चल रहा है क्वेश्चन में उसकी जगह पर आप रिप्लेस कर देंगे m को, ठीक है। तो ये d की जगह m रिप्लेस हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये f(m)y = q, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से भी लिख दिया। अगर आप यहाँ से d हर जगह से हटाएंगे, इसकी जगह बस m लिख देंगे, तो ये देखिए लिखा हुआ है। कुल मिलाकर आप यहाँ पर हम देखिए सारे सवालों में शॉर्ट में यूज़ करेंगे AE, फिर याद रखिएगा कि AE क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमेशा क्या रिप्लेस करते हैं, d की जगह पर m को रिप्लेस करते हैं। अब आगे हमने क्या लिख दिया कि यहाँ से हम क्या करेंगे, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m सेज, मतलब कि अब क्या करना होगा, ये आप तो रिप्लेस करने के बाद आपको m की वैल्यू निकालनी होगी, फाइंड करनी होगी। वहाँ से आपको रूट मिलेंगे, फिर आगे फॉर्मूला आप लगाते हैं, CF निकालते हैं, PI निकालते हैं, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल इतना तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम आपको फॉर्मूले बता देते हैं। इस पूरे चैप्टर में आपसे कहा जाएगा कि CF निकाल कर दिखाइए और या तो PI निकाल कर दिखाइए, बस पूरे चैप्टर में केवल यही दो चीज़ें हैं और कोई भी चीज़ नहीं है। CF का भाई मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसी तरीके से जो PI है इसका शॉर्ट में लिखा है, फुल फॉर्म इसकी होती है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी हम जान लेते हैं CF के कई सारे फॉर्मूले। देखिए CF आपको याद रखना है, शॉर्ट में हम हर जगह CF ही यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसे बोलते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या पुट करते हैं, d की जगह पर m। ये भी बात याद रखिएगा, जब सवाल लगाएंगे तब आपको आसान होगा, याद रखिएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब होगा तब आपने रूट तक का तो काम आपने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ तक हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होगी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर आप उसकी AE निकालने के लिए क्या करते हैं, d की जगह m रिप्लेस करते हैं। थर्ड टाइम में आपको क्या करना होता है, रूट निकालना होता है, मतलब कि m तो पुट कर दिया है, रूट आपने निकाल लिया, मतलब m की कोई वैल्यू आपके पास आई होगी। अब उस रूट को निकालने के बाद आपको CF निकालना पड़ेगा। CF मीन्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब वो CF निकालने के लिए कई फॉर्मूले हैं। अगर आपके रूट क्या आते हैं, इक्वल नहीं आते हैं, मतलब कि मान लेते हैं आपकी m की वैल्यू आई है 2 आई है 3 आई है, तो ये दोनों रूट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब एक 2 है एक 3 है, इक्वल है ही नहीं, तब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, CF बराबर का C1 e की पावर m1x प्लस का C2 e की पावर m2x प्लस का C3 e की पावर m3x। इसी तरीके से आगे टर्म चलता जाएगा, ठीक है। जितने टर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग हम 2 लेंगे या 3 लेंगे, जितने भी टर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मान लें m की वैल्यू केवल 2,3 ही आई है, तो केवल 2 वैल्यू है, तो आप केवल इतना ही फंक्शन, इतना ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 3 रूट होंगे तो 3 का यूज़ कर लेंगे, 4 होंगे तो 4 का। फिलहाल तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा।
अगर मान ले इक्वल रूट आ गए, मतलब रूट जो है वो इक्वल आ गए, जैसे मान m की वैल्यू आ गई -1 दोनों वैल्यू सेम है यानी कि इक्वल आई है, तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे CF का ये वाला, कौन सा, C1 + C2x + C3x² प्लस इसी तरीके से आगे की बात करें तो इसी तरीके से आएगा C4x⁴ और होल ऑफ आप ब्रैकेट लगाकर क्या लिखेंगे e⁻mx। इसी तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रूट आ गया है यानी कि आपने लिखा होगा m बराबर 2 ± i3 या 3i, इस तरीके से लिखा हो, जैसे हमने यहाँ पर देखिए लिखा भी है और लगाकर, अगर इस फॉर्म में आ गया है तो 2 क्या है अल्फा हो जाएगा और 3 की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि हम इससे कंपेयर कर लेते हैं, इस फॉर्म में है, ये फॉर्म कहलाती है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहलाती है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपका फॉर्मूला ये वाला लगेगा, CF बराबर का C1 cos βx। बीटा क्या है, तो भाई बीटा जो भी i के पास लिखा होगा, i का मतलब है जो भी इमेजिनरी पार्ट के पास लिखा होगा वही बीटा होगा। अल्फा क्या है, जो अलग रियल पार्ट होगा, तो क्या फॉर्मूला बता दिया C1 cos βx + C2 sin βx होल ऑफ e⁻α। बस आपको वैल्यूज पुट करनी होगी, m तक की वैल्यू आप क्वेश्चन सॉल्व करके ही आए होंगे, फैक्टर आपने किए होंगे उसके बाद। अब ये भी फॉर्मूला लगता है, इसी के लिए ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी तीनों फॉर्मूले आपके कॉम्प्लेक्स के लिए ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो यही वाला आप याद कर लीजिएगा। अगर मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स में भी अगर रूट सेम आ जाते हैं, मतलब दोनों जो फॉर्म है आपकी कॉम्प्लेक्स ही आ जाती हैं रूट की, तब आप फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, C1 + C2x cos βx + C3 + C4, ये x है, ठीक है, C4x sin βx और होल ऑफ ब्रैकेट के बाहर है e⁻α। उसके बाद अगर कोई, फिलहाल तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है, बहुत ही कम लगता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर रूट आ जाता है इरेशनल का मतलब होता है अगर रूट में अंडर रूट आ गया है, ठीक है, इस फॉर्म में अगर रूट आ गया है तब आप क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, आप ये वाला लगाएंगे, CF बराबर C1 e⁻α + √βx + C2 e⁻α - √βx। कुछ नहीं करना है, याद रखने के लिए ऐसा रखिए, कांस्टेंट है C1 e⁻, पहले ये प्लस वाला टर्म ले लीजिए, x लगा दिया, प्लस C2 e⁻ में फिर ये माइनस वाला टर्म ले लिया, x लगा दिया, बस। इसी तरीके से ये दो फॉर्मूले और हैं, फिलहाल ये वाला काफ़ी अच्छा है, या हम ज़्यादातर यही लगाते हैं, तो आप ये वाला याद रखिएगा। तो ये 5 फॉर्मूले हमने आपको बता दिए हैं, किसके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। सारे सवालों में भाई CF पूछा ही जाता है, PI निकालना होगा आपको, CF निकालना होगा, तो CF के 5 फॉर्मूले बता दिए। PI निकालने के लिए कई सारे मेथड हैं, अलग अलग अपने अपने मेथड हैं, तो वो सारे हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल CF चाहे कोई भी मेथड हो, जैसे हम आपको PI के कई सारे मेथड बताएंगे, तो उनमें CF के केवल यही 5 फॉर्मूले लगेंगे, इनके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप इन 5 फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि अगर आपको जब हम सवाल लगवाएं तब आप ये ना कहें कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया या ये चीज़ कैसे आ गई, ठीक है। अब PI बता देते हैं, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर फाइंड करना होगा तो फॉर्मूला इस फॉर्म में दे रखा होगा, Q/F/D, ठीक है, FD। तो अगर ये फंक्शन आपका दे रखा होगा तो आपको क्या करना होगा, को यही क्या किया, जैसे कि अगर हम आपको बताएं, यहाँ पर देखिए फंक्शन हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ये देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ से PI आप पता कैसे निकालेंगे, देखिए PI लिखा हमने बराबर, ये Q है, Q लिख लिया, अपॉन में ये जो फंक्शन चल रहा होता है इसी को हम अपॉन में ले आते हैं, ये देखिए अपॉन में ले आए, तो यही क्या कहलाएगा, PI कहलाता है। समझ में आया। तो PI को निकालने के लिए कुछ नहीं करते, बस ये जो चल रहा होता है बराबर के उधर, तो हम इसे वही मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है वो रखते हैं, और ये जो हमें चल रहा होता है फंक्शन के पास उसे हम अपॉन में ले आते हैं, बस यही काम होता है PI का। और PI निकालने के लिए अलग अलग मेथड है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे अलग अलग क्लासों में, क्योंकि काफ़ी मेथड है, और सारे क्लास अगर एक ही क्लास में ये सारे मेथड कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर मेथड पे कईयों सवाल हैं, तो हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बता दिया कैसे आया। फिर लास्ट में आपका क्या होता है, अगर कहा गया है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो कुछ नहीं, y फंक्शन आपका चल रहा होगा, जो आपने CF निकालना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो समझ में आ गया, ये आपको फॉर्मूले कुछ बताए हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम आपको कुछ नॉर्मल PI के बेस्ड क्वेश्चंस लगवा देंगे, फिर उसके बाद से मेथड नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, आज का काम आपका यही है, ये PDF हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में आपका काम यही है कि जो 5 फॉर्मूले हमने आज लिखवाए हैं CF के,
इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम आपको सवाल लगवाएं। साथ में ये तो फॉर्मूला याद ही नहीं करना होगा क्योंकि याद ही रहेगा, जो भी आपको फंक्शन चल रहा है उसके बाद जो भी इधर चल रहा है उसके अपॉन में बस पहुंचा देना है, बस इतना सा काम करना है। तो ये सारा काम अभी आपके लिए है, अगले क्लास में मिलेंगे तब हम इन क्वेश्चन पर लगवाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।